आकाशवाणी है। अब आप प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश सुनिए। चीनी फौजों ने हमारे ऊपर हमला किया और हमारे मुल्क में घुस आए। उधर पूर्वी सीमा प्रांत जो है नेफा, उसके हमारी सरहद से आए इधर, और उन्होंने हमारे फौजी जो वहाँ दस्ते थे उन पे हमला किया था। उसके बाद काफी एक बड़ी जंग हुई वहाँ, और चीनियों ने इतनी बड़ी फौज वहाँ डाली कि उन्होंने हमारे उससे छोटी फौजों को हटा दिया और दबा दिया। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि चीन के खिलाफ 1962 का युद्ध भारत हार गया था। हाँ, ये एक हार थी, लेकिन यह हार तत्कालीन राजनीतिक शीर्ष अधिकारियों की हार थी, जिन्होंने भारतीय सेना और इंटेलिजेंस द्वारा दी गई चेतावनियों को लगातार नज़रअंदाज किया, ना कि हमारी उस भारतीय सेना की जिसने दुनिया के सबसे दुर्गम इलाके में, जहां तापमान हमेशा माइनस में रहता है, बिना किसी सुविधाओं के दूसरे विश्व युद्ध के पुराने हथियारों से सिर्फ अपने हौसलों के बल पर में लड़ा। और ये बात भी सही है कि चीन की हार को भुलाया नहीं जा सकता, मगर इस हार के बाद भारतीय सेना ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा और इसके बाद जन्म हुआ एक ऐसी आक्रामक सेना का जिसने ठीक 3 साल बाद 1965 में पाकिस्तान को बुरी तरह ठोका। जिन अमेरिकी पैटर्न टैंकों पर पाकिस्तान इतराता हुआ भारतीय सीमा में घुसा था, उन टैंकों का सामना जब भारतीय सेना से हुआ तो भारतीय सेना ने उन पैटर्न टैंकों को पटाटों की तरह भून दिया। मगर फिर भी चीन का मानना था कि उन्होंने हमें 1962 में हरा दिया था, इसलिए हम उनकी सेना की बराबरी कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन शायद 1962 में अपनी जीत के नशे में चूर चीनियों ने भारतीय सेना को कम करके आका था। मुश्किल से 5 साल बाद ही दोनों देश फिर से सैन्य रूप से भिड़ गए थे, और इस बार युद्ध का मैदान था नाथुला और चोला पासस। नाथुला समंदर तल से 14,200 फीट की ऊंचाई पर में रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण दर्रा है, और यह तब और भी ज्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि उस समय तक सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। यह एक संरक्षित राज्य था जिसकी सीमाओं पर भारतीय सेना को सिक्किम पर बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए जिम्मेदारी थी, और इसीलिए भारतीय सेना वहां तैनात रहती थी। मगर यह बात चीन को हजम नहीं होती थी। चीन उस वक्त भी सिक्किम को तिब्बत का हिस्सा मानता था, जैसे आज भी वो अरुणाचल प्रदेश पर अपना बेबुनियाद हक जताता रहता। परंतु सिक्किम का राजशाही परिवार भारत के विलय के पक्ष में था, और चीन चाहता था कि भारत इस जगह को खाली कर दे ताकि उस पर वो अपना नियंत्रण कर ले। सोचिए, अगर भारत ने उस वक्त ऐसा किया होता तो क्या होता। चीन की सीमा पश्चिम बंगाल तक होती और पूर्वोत्तर के 7 राज्य भारत का हिस्सा नहीं होते। खैर, जब भारतीय सेना ने चीन की इस बात को नहीं माना और उसके अल्टीमेटम को मानने से इनकार कर दिया, तो चीन आज ही की तरह डराने धमकाने पर उतर आया। भारतीय सीमा में घुसपैठ करने लगा। भारत को जेलेपला और नाथुला के दर्रे को खाली करने को कहा गया, तो जेलेपला से भारतीय सेना बिना विरोध के हट गई। परंतु नाथुला की कमान उस वक्त मेजर जनरल सगत सिंह के हाथ में थी, जो अच्छी तरह समझते थे कि इस क्षेत्र की रणनीतिक लाभ क्या है और इसको छोड़ने के क्या परिणाम होंगे। तो उस समय उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसरों से कहा कि चाहे तो वो उसका कोर्ट मार्शल कर दें, मगर वो नाथुला को नहीं छोड़ेंगे। मुश्किल हालात तब शुरू हुए जब भारतीय इंजीनियर और जवानों ने नाथुला से सेबुला तक लोहे की पिकेट लगाने का काम शुरू किया। यह सीमा रेखा ग्रेट ब्रिटेन और चीन के किंग राजवंशों के बीच 1890 की ट्रीटी के तहत दोनों पक्षों की रजामंदी से तय हुई थी, और चीन इसको नहीं मानता था। चीनी सैनिकों ने तार बिछाने पर आपत्ति जताई और 7 सितंबर को इस बात पर दोनों सेनाओं के बीच हाथापाई भी हुई। 11 सितंबर की सुबह जब भारतीय सेना ने काम करना शुरू किया तो पीएलए के सैनिक फिर विरोध करने के लिए वापस आ गए। उस वक्त वहां तैनात कर्नल राय सिंह उनसे बात करने के लिए वहां गए। चीनियों ने अपनी एमएमजी से
अचानक गोलियां फायर करनी शुरू कर दी। कर्नल राय सिंह घायल हो गए। अपने घायल कमांडिंग ऑफिसर को जमीन पे गिरते देख भारतीय सैनिकों ने भी चीनी पोस्ट पर जवाबी हमला कर दिया। भारतीय सैनिक उस वक्त खुले में थे और खुले में होने के कारण काफी संख्या में हताहत हुए। इसके बाद तो जनरल सगत सिंह ने नीचे से तोपों को ऊपर मंगवा लिया। उस समय तोप से गोलाबारी का आदेश सिर्फ प्रधानमंत्री ही दे सकता था। तो दिल्ली से कोई आदेश ना मिलता देख जनरल सगत सिंह ने तोपों का मुंह खोलने का आदेश दे दिया। भारतीय तोपों से आग बरसने लगी। आसपास के हर पीएलए पोस्ट को उड़ा दिया गया। भारतीय सैनिकों की उग्रता और ताकत से चकित होकर चीन घबरा गया। चीन को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। चीन को आखिर में युद्ध विराम की पेशकश करनी पड़ी। लेकिन चीन की मुसीबत अभी यहीं खत्म नहीं हुई थी। नाथुला से कुछ ही किलोमीटर दूर एक और क्षेत्र है चोला। यहाँ पर जम्मू कश्मीर राइफल्स की 10वीं बटालियन यूनिट पहले से तैनात थी, जिन्हें ड्यूटी से रिलीव करने के लिए 711 गोरखा राइफल्स की बटालियन मेजर कुलभूषण जोशी के नेतृत्व में वहां पहुंची थी। छंगू बेस कैंप पर दोनों बटालियन की मीटिंग 1 अक्टूबर को तय थी और बेसिक सिक्योरिटी के लिए 20 सोल्जर चोला पर तैनात थे। चोला पर युद्ध का मेन कारण सीमा रेखा का एक पत्थर था जो लगभग 2.5 फीट ऊंचा था। भारतीयों के लिए यह पत्थर सीमा रेखा का हिस्सा माना जाता था, जबकि चीनी उसे अपने सीमा के अंदर मानते थे। इसी बीच 1 अक्टूबर को नायक सूबेदार ज्ञान बहादुर लिंबू ने अपना पांव उसी पत्थर पर रख दिया जिस पर चीनी सैनिक आपत्तिजनक भाषा में तीखी बहस करने लगे। इतने में एक चीनी सैनिक ने ज्ञान बहादुर पर अचानक वार कर दिया। गोरखा सिपाहियों से अपने सीनियर अफसर का इस तरह से अपमान नहीं देखा गया और गुस्से में आग बबूला हुए एक सिपाही ने अपने अफसर पर हमला करने वाले उस चीनी सैनिक का हाथ ही अपनी धारदार खुखरी से काट डाला। और इसके बाद तो वहां दनादन गोलियों की बौछार होने लगी। हर ओर से बम और गोले बरसने लगे। जय महाकाली, आयो गोरखाली। इस सिहनाद के साथ गोरखा भी चीनी सैनिकों पर मां काली के गणों के समान टूट पड़े। स्थिति को बिगड़ते देख राइफलमैन देवी प्रसाद लिंबू अपने सभी गोला बारूद समाप्त होने के बाद भी उन्होंने अपना अद्भुत पराक्रम दिखाया और शहीद होने से पहले 5 चीनियों की गर्दन अपनी खुखरी से अलग कर दी। उन्हें उसके लिए वीर चक्र से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। दूसरी ओर इसी बीच चोला क्षेत्र में पॉइंट 15450 पर जब चीनियों ने कब्जा करने की कोशिश की तो युवा ऑफिसर लेफ्टिनेंट राम सिंह राठौर अकेले ही कई चीनियों से भिड़ गए। वो कई बार घायल हुए, लेकिन उन्होंने अपने घावों की एक बार भी परवाह नहीं की। वो लगातार चीनियों को पीछे खदेड़ते रहे। अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। हवलदार तिनजुंग लामा, जिन्होंने 57 mm की रिकॉइललेस RCL बंदूक का इस्तेमाल घातक सटीकता के साथ एक भारी मशीन गन को खत्म करने के लिए किया, जिसका चीनियों द्वारा आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। कमांडिंग ऑफिसर KB जोशी ने भी व्यक्तिगत रूप से पॉइंट 15450 पर कब्जा करने के लिए कंपनी के हमले का नेतृत्व किया। चोला दर्रे पर गोलाबारी भीषण रूप से 10 दिन तक जारी रही, जिसका अंत PLA सैनिकों की करारी हार के साथ हुआ। उसे 3 किलोमीटर पीछे हटना पड़ा, जहां वह आज भी तैनात है। चोला के युद्ध में चीन ऐसे समय पराजित हुआ जब माओ अपनी शक्ति के शिखर पर था। 1962 की बात करने वाला चीन 1967 की बात पर अगल बगल झांकने लगता है, क्योंकि इस युद्ध में उसे अपनी असली औकात पता चली थी, जिसका एहसास उसे आज भी है।